तो अब तक आपने देखा। हाँ तो 5 समुराई थे एंड इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। उन 5 समुराई के पांचों तत्व ही डोमिनेट थे, यानी कि उनके 5 तत्व ही बहुत ऊपर थे, मतलब हाई लेवल थे। लेकिन एक यहाँ पे ट्विस्ट आता है कि उनमें से एक समुराई था जिसके पास 6 तत्व थे। अब ये 6 तत्व 5 तत्व का मिक्सचर था। इसी वजह से जो सारी स्टोरी क्रिएट हुई। अभी छठे तत्व की वजह से कैसे स्टोरी क्रिएट हुई अब देखो। बाकी के 4 थे वो भी सब अलग अलग थे, लेकिन उनको ये छठा तत्व चाहिए था, क्योंकि ये छठा तत्व बहुत ही ज़्यादा मतलब पावरफुल था। मतलब यूँ बोलो कि इसकी बोनस पावर थी, जिसके बारे में मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा आगे। तो क्या होता है कि चारों अलग थे, लेकिन इनको मिलना पड़ा और इसको हराने के लिए, अपने 5 तत्व वाले समुराई को मारने के लिए उसको लड़ना पड़ा। उनको चारों को एक होना पड़ा, लेकिन वो 4 ही थे फिर भी। तो अब उन्होंने क्या किया, अपना एक एक तत्व डोमिनेट किया। डोमिनेट भी नहीं बोल सकते, उन्होंने अपना एक एक तत्व जो कि उसकी थोड़ी थोड़ी एनर्जी मिक्स करके एक पावरफुल एनर्जी क्रिएट करी। और क्योंकि वो तत्व समुराई थे, वो 5 तत्व डोमिनेट वाले समुराई थे, तो उनकी जो छोटी सी एनर्जी थी ना, वो बड़े तत्व की लेवल की थी, मतलब बड़ी एनर्जी। तो सबने अपना एक एक तत्व डोनेट कर लिया, मतलब यूँ मान लो। तब क्या हुआ, एक बहुत खतरनाक एनर्जी क्रिएट हुई। और उस एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए चारों समुराई ने अपने बॉडी में एक स्क्रोल बना लिया और उस एनर्जी को उससे कनेक्ट कर लिया, ताकि जो कंट्रोल में रहे एनर्जी। तब क्या हुआ, अब वो 5 हो चुके थे, ठीक है। तो और फिर क्या हुआ, प्लान ऐसा था कि 4 जो समुराई है वो लड़ेंगे 6th वाले से, और जो एनर्जी है वो जाएगी विलेज में और उन सबको खत्म करेगी, जिससे कि जो 6th है, यानी जो 6th है वो कंफ्यूज हो जाएगा और उसको लड़ने का टाइम नहीं मिलेगा। और प्लान ऐसा था, और एक शर्त भी थी कि लास्ट में जो जीता, यानी कि जिसको मिला 6th तत्व, वो उसका ही होगा, ठीक है। तो के बाद लड़ाई होती है, 6th सबको मार देता है। वो पहले को मारता है, पहले का जो है स्क्रोल बन जाता है। अब स्क्रोल क्यों बनता है, क्योंकि उन्होंने उस अपनी सारी शक्ति थी उसको स्क्रोल से कनेक्ट कर लिया था, और स्क्रोल से कनेक्ट करने के बाद एनर्जी से कनेक्ट कर लिया था, यानी कि कंट्रोल के लिए, एनर्जी को कंट्रोल में रखने के लिए उन्होंने स्क्रोल को कनेक्ट कर लिया था अपने आप से। एक समुराई मरा और वो स्क्रोल में बदल गया, दूसरा मरा, दूसरा भी स्क्रोल में बदल गया, तीसरा मरा, तीसरा भी बदल गया, चौथा मरा, चौथा भी बदल गया। अब वो 4 बदल गए स्क्रोल में, और स्क्रोल पड़े थे वहीं पे। और इस बीच जो है अपना जो समुराई है, इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका था, इतना ज़्यादा, हद से ज़्यादा, क्योंकि बस उसके सामने भी काफ़ी पावरफुल अपोनेंट थे। तब क्या हुआ कि उसने, अब उसके पास सामने थी उसका जो विलेज और उसके लोग, और वहाँ एनर्जी थी जो कि लोगों को तबाह कर रही थी। और लोगों ने ये सब देख के उनको लगा कि अब हम मतलब अलग अलग रहेंगे तो सब मारे जाएंगे, इसलिए उन्होंने एक होने का फैसला किया। और फिर जो 6th था, यानी 6th तत्व वाला समुराई, उसने उस एनर्जी से लड़ा, लेकिन उसने गलती कर दी। अब जो बाकी 4 समुराई थे, उन्होंने उसको 4 एक ही तत्व डोमिनेट किया था, यानी कि 4 तत्व थे उसके पास, एनर्जी के पास। लेकिन 6th वाले ने गलती कर दी, उसने फायर तत्व से अटैक कर दिया और उस एनर्जी ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो इससे क्या हुआ, उसके पूरे टोटल 5 तत्व हो गए, और तब उसको हराना इम्पॉसिबल हो गया था। 6th तत्व जो कि लड़ने के काबिल नहीं था बिल्कुल भी, उसने अपने एक बोनस पावर का इस्तेमाल किया। जो कि उसको 6th तत्व से मिली थी, जो कि थी या तो उसको उसी की तरह कोई मार सकता है, या तो अपनी मर्जी से ही मर सकता है। तो इसको 6th तत्व से मिला था ये पावर। और अब तुम समझो एक ट्विस्ट, कि जो 6th तत्व था वो एक शूरिकेन था, यानी कि फर्स्ट शूरिकेन, और वो शूरिकेन समुदाय से था। तब क्या हुआ, उसने मरने से पहले, अपना सेल्फ सेक्रीफाइस करने से पहले, उसके सामने एक बच्चा आता है, और उस बच्चे को वो बोलता है कि मेरे मरने के बाद एक स्क्रोल बनेगा मेरा भी, और पीछे जो 4 स्क्रोल पड़े हैं उनको मिला के एक बड़ा स्क्रोल बनेगा, जिसमें तुमको इसको कैद करना है। वो ऐसा ही करता है, वो खुद को मार देता है, यानी कि जो उसकी बोनस पावर थी उससे वो खुद को मार देता है। लेकिन वो मरने से पहले एक बात बोल के जाता है कि जो भी शूरिकेन समुदाय से होगा, यानी जो शूरिकेन क्लैन से होगा, उसको ये पावर हासिल होगी कि या तो उसको उसी की तरह कोई मार सकता है, या तो खुद मर सकता है। तो ये पावर उसको हासिल होगी। और उसके मरने 6th के मरने के बाद उसका एक स्क्रोल बना, एंड टोटल 5 स्क्रोल हो गए थे। उस बच्चे ने क्या किया, वो लड़का था, उसने क्या किया कि 5 स्क्रोल को मिलाया, एक बड़ा स्क्रोल बना, और बड़ी मुश्किल से उसने उस एनर्जी को भी कैद कर लिया। तो ये था वहाँ का इतिहास। अब देखो भाई, इसमें क्लियरिटी नहीं होगी, या फिर बीच में जा कुछ रुक रुक के बोल रहा हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक होगी, कुछ भी मिस्टेक होगी, ये मत समझना, बस कॉन्सेप्ट को ऐड देखना कैसा है, ठीक है। अब एक ट्विस्ट की बात समझो, जो वो लड़का था वो आगे चल के हेड बनता है, यानी कि नॉरेन के टाइम का हेड कौन है, वो ही लड़का। तो और एक बात तुमने नोटिस अगर करी होगी
तो अराशी का पूरा नाम क्या है? अराशी शूरिकेन। यानी कि अराशी के पास वो पावर है, या तो खुद ही मर सकता है तो उसकी ही तरह कोई मार सकता है। इसीलिए एक रीज़न ये भी था को नोरेन का टीचर बनाने का। और जब नोरेन को वहाँ के इतिहास के बारे में पता चलता है कि वहाँ का जो हिस्ट्री है वो ऐसी है, तब वो सवाल खड़ा करता है कि आखिर ऐसा क्यों। तब हेड उसे बताता है एक कि उस स्क्रोल को जहाँ छुपाया गया था, जिसमें वो एनर्जी कैद थी, उसको हर 10 साल में खोला जाता था और देखा जाता था। लेकिन जब रिसेंट में उसको खोला गया तो वो वहाँ पे नहीं था, यानी वो हो चुका है चोरी। तो उसको नॉर्मन बोलता है कि इसका रियल अर्थ पे अटैक से क्या लेना देना। तब हेड उसे बताता है कि वो एनर्जी इतनी खतरनाक थी कि उसकी शरीर से कुछ वेव्स निकल रही थी, एनर्जी वेव्स, और वो वेव्स जहाँ इकट्ठा हो रही थी वहाँ पे एक क्रीचर बन जा रहा था, जिनके पास शक्ति थी कि वो कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकते थे यूनिवर्स में। ये शक्ति उनके पास थी, इसलिए जो तुम्हारे रियल अर्थ में जो अटैक हुआ वो वही क्रीचर्स थे, और ये क्रीचर्स पहले भी देखे जा चुके हैं। इसका मतलब जो ये क्रीचर्स हैं ये विलेज में पहले भी देखे जा चुके हैं कुछ दिनों पहले। इसका मतलब वो एनर्जी रिलीज हो चुकी है, और वो 5 स्क्रोल भी, वो जो बड़ा स्क्रोल था ना, वो अब उसमें से 5 स्क्रोल अलग अलग हो चुके हैं, और उनके 5 वेसल होंगे। जैसे कि एक व्यक्ति के अंदर एक अलग स्क्रोल होगा, एक व्यक्ति के अंदर एक अलग स्क्रोल होगा, ऐसा कुछ होगा। तो इसका मतलब था कि वो स्क्रोल चोरी हो चुका है, और तुम्हें नोरेन को यहाँ लाने का प्लान ही यही था कि नोरेन उनकी स्क्रोल कलेक्टिंग करने में मदद करेगा, क्योंकि नोरेन का टास्क ही यही है कि उसको 5 स्क्रोल कलेक्ट करने हैं, प्लस उस एनर्जी को कैद करना है। ये उसका मिशन है, यानी उसको टास्क है, उसको लाने का मकसद था अराशी का यहाँ पे। यानी कि अराशी ने कोई ये मान लो एक डील टाइप का करी है कि हम तुम्हें ट्रेनिंग देंगे जिससे तुम स्ट्रॉन्ग बनोगे, प्लस तुम हमारे लिए स्क्रोल कलेक्ट करोगे, जो कि एक रियलिटी बेस है यार, कि हमेशा हर बंदा अपना फ़ायदा ही सोचता है। अब यहाँ पे एक पावर पॉइंट आता है कि हर स्क्रोल वेसल की अपनी अपनी कहानी होगी, अपनी अपनी बैक स्टोरी होगी कि आखिर वो क्यों एक स्क्रोल वेसल बने। अब देखो, मैं तुम्हें बैक स्टोरी नहीं बताऊंगा, सीधा यहाँ पे ऊपर चलती जाएगी बैक स्टोरी, तो बट अभी नहीं चलेगी, मैं बताता हूँ। लेकिन स्क्रोल टास्क मिशन पे करने के लिए उसको पूरा ट्रेनिंग करना पड़ेगा, सही से होना पड़ेगा। इसके लिए उसको 3 बैटल्स जो कि पास करनी पड़ेंगी। तो निंजा बैटल्स होंगी जिसमें से अपोनेंट और लड़वाया जाएगा, और उसमें अगर नोरेन 3 बैटल्स को पास कर लेता है तो वो ऑफिशियली निंजा बन जाएगा और वो टास्क में जाने के लिए मतलब रेडी होगा। नोरेन को वहाँ पे लाने का मकसद ये था कि वो हमारी स्क्रोल कलेक्ट करने में मदद करेगा, मतलब उन बंदों को मारेगा, उससे उसको स्क्रोल मिलेगा, फिर बंदों को मारेगा, स्क्रोल मिलेगा। तो एक बंदे के अंदर एक स्क्रोल होगा, यानी कि उसको 5 बंदे मारने पड़ेंगे और 5 स्क्रोल मिलेंगे उसको। जब बैटल होती है ना, हाँ, जब नोरेन बैटल कर रहा होता है, तो अब यहाँ पे ना ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। अब जब नोरेन की बैटल्स होगी ना, तो उसमें ना कैरेक्टर ऐड होगा। अब ये कैरेक्टर होगा इंडो। अब इंडो यार बोलोगे यार ये क्या कैरेक्टर है, नाम भी तुम्हारा अजीब सा है। अब देखो यार, थोड़ा गैस करो, हाँ गैस करो गैस करो। इंडो कैरेक्टर होने वाला है इंडियन से, यानी कि एक इंडियन प्रॉपर कैरेक्टर। अब बोलोगे भाई ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, थीम जापान की है, जो लोकेशन है वो भी जापान की है, लेकिन एक इंडियन कैरेक्टर कैसे। तो देखो, जैसे कि मैंने कहा, ये सारी चीज़ें कॉपी अर्थ में है, एंड प्लस मैं चीज़ बताना भूल गया था कि ये रैंडम अर्थ है। रैंडम अर्थ यानी कि जब कॉपी मशीन से रेज निकली तो वो रैंडम मोड पे सेट थी, यानी कि जिस इस पृथ्वी जो भी बनेगी, कॉपी चीज़ बनेगी, वो रैंडमली कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। तो वहाँ की अपनी अलग हिस्ट्री होगी, वहाँ के अपने अलग जीव होंगे, अलग जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ अपने आप ही रैंडमली हो सकता है। और यही इसकी खास बात है, रैंडम होने के बाद भी इतना तगड़ा लॉजिक है मेरे पास। रैंडम होने के बाद भी मैंने हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक, एक साइंस ऐड कर रखी है, जो कि काफ़ी हाई लेवल की साइंस है, शायद बोल सकते हो तुम ऐसा। इंडो की बैक स्टोरी में तुम्हें शॉर्ट में बताता हूँ। तो यहाँ पे एक परिवार था, धार्मिक परिवार इंडिया से, इसमें उसके मम्मी पापा थे और एक इंडो था, ठीक है। तो इंडो रेफरेंस के लिए नाम लिया है मैंने, बस जस्ट रेफरेंस के लिए नाम लिया है। और वो काफ़ी ज़्यादा धार्मिक परिवार से थे, हिंदू धर्म से, लेकिन जो उसके पापा थे वो एक व्यापारी थे, बहुत बड़े व्यापारी थे, और वो काफ़ी ज़्यादा धार्मिक भी थे, हिंदू रिलीजन से, ठीक है। तो एक दिन उसके पापा को एक सपना आया जिसमें एक धुंधली सी इमेज थी कि एक ब्राउन कलर की बॉल वो गिरती है पानी में छपैक करके, और तभी उसके पापा का सपना टूट जाता है। और अगले सीन में क्या होता है कि उसके पापा को ट्रांसफ़र करना पड़ता है अपनी पूरी फैमिली को लेके अलग जगह पे। तब क्या होता है कि इंडो प्लस उसके जो माता पिता वो एक बोट पर बैठ जाते हैं। तब इंडो अपने जेब में एक लॉर्ड शिवा की मूर्ति लेता है, छोटी सी जेब में रखता है, एंड वो बोट पे चले जाता है।
एंड बोट जब काफी ज्यादा दूर हो गई थी इंडिया से, एक अनजान समुद्र में पहुंच गई थी। सामने से एक अनजानी एनर्जी वेव आती है, जो वेव होती है टाउन में कोई लड़ाई चल रही थी, हेड और हेड ने एक एनर्जी रिलीज करी थी जो कि जिसने गलत डायरेक्शन पकड़ ली थी और वो इंडो की बोर्ड की तरफ चली गई थी। तो जैसे ये बोट से टकराती है वहाँ पे काफी बड़ा तूफान और सुनामी आती है और बवंडर टाइप का बन जाता है। उसमें क्या होता है कि इंडो के माता पिता मर जाते हैं और इंडो जो होता है वो समुद्र में गिर जाता है। और एक सीन के अंदर क्या होता है कि उसकी इंडो के मुंह के अंदर एक बॉल जैसी चीज आती है ब्राउन कलर की। अब ये बॉल जैसी चीज पता है क्या है? मैंने कॉन्सेप्ट ऐड करा है कि लॉर्ड शिवा के गले में जो माला है, रुद्राक्षी माला, उसमें से एक माला गलती से जो है पृथ्वी पे गिर गई थी, यानी कि जिसका सपना उसके पापा को आया था। एंड वो अब जो रुद्राक्ष है वो इंडो के मुंह से होते हुए उसके अंदर चला गया है, यानी कि उसका एनर्जी सोर्स बन गया है। और ये रियल रुद्राक्ष है और ये रियल कॉन्सेप्ट भी है, यानी कि जो इंडो के अंदर है वो रियल रुद्राक्ष है। और उसके बाद इंडो तैरता हुआ बेहोश हालत में पहुंचता है एक आइलैंड पर, और काफ़ी देर बाद वहाँ पे एक आदमी आता है जो होते हैं हेड, और हेड उसको देखते हैं कि ये बंदा है, ये बच्चा है जो कि इस आइलैंड पे पहुंच गया है, और तब हेड उसको अपना स्टूडेंट बनाने का फैसला करता है। ठीक है, लेकिन उस समय हेड के पास ना एक स्टूडेंट भी था। पता है कौन था वो था अराशी, क्योंकि हेड के पास एक स्टूडेंट था अराशी प्लस एक बच्चा और अब एक इंडो भी ऐड हो गया था उसमें। तो जो अराशी को ये जो सुदर्शन चक्र वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इंडो ने ही दिया था। जब बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे तब अराशी एक खाली स्थान पे जाके, मतलब इस शीट पे जाके बैठ जाता है और उसके हाथ में एक निंजा स्टार होता है और उसको देख के वो रो रहा होता है। तब इंडो उसके पास आके बैठता है और देखता है और उसको याद आता है कि ये तो बिल्कुल हमारे धर्म में जो विष्णु भगवान है उनके सुदर्शन चक्र से काफ़ी ज़्यादा मैच करता है। और वो ये बात फैला देता है कि जो निंजा स्टार है वो सुदर्शन चक्र से काफ़ी ज़्यादा मैच करता है, यानी कि गॉड के वेपन से जो मैच करता है, यानी कि जिसके पीछे अगर शूरिकेन लग रहा है यानी कि वो उसका लेवल कितना हाई है। और ये कॉन्सेप्ट भी अपने इंडो ने ही दिया था पूरे विलेज को या पूरे टाउन को, पूरी स्टोरी में, कि सुदर्शन चक्र और ये निंजा स्टार का कॉन्सेप्ट। तो आई होप आपको शॉर्ट में समझ में आ गया होगा। बाकी बीच बीच में मैंने स्टोरी लगा दी है, इंडो की बैक स्टोरी, आप इसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो पॉज करके। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये स्टोरी तो भाई काफ़ी ज़्यादा लेट रिवील होगी इन स्टोरी में कि इंडो की बैक स्टोरी क्या है। तो अब बढ़ते हैं। इंडो जो है वो की बैटल देखने आया था, वो अब विलेज में नहीं रहता। उसके अपने पर्सनल रीज़न है उसके बैक स्टोरी में कि वो विलेज में नहीं रहता, वो अलग रहता है बाहर। तो वो बैटल देखने आया था कि आखिर क्या है। तो उसे पता चलता है कि अराशी जो कि बड़ा हो चुका है, काफ़ी पावरफुल निंजा बन चुका है, और उसके पास एक स्टूडेंट भी है नोरियन। उसकी बैटल चल रही है, 3 उसको बैटल पास करनी है, तब जाके वो क्वालिफाई होगा निंजा के लिए, रियल निंजा के लिए। और नोरियन ऐसा कर भी लेता है। लेकिन अब बैटल से पहले उसकी जो बहुत पीछे ले जाता हूँ, मैं भूल गया था एक चीज़ सजेस्ट करना। जब नोरियन पहली बार वहाँ पे आता है ट्रेनिंग ग्राउंड में, तब क्या होता है कि उसकी मुलाकात गलती से एक निंजा से आती है, बच्चा। ठीक है, वो बच्चा यूँ मान लो इकागी मान सकते हो, मेरा भी दिमाग में आया इकागी बोल दो। ठीक है, तो वो बच्चा था, एक लड़का, उसकी और नोरियन की नहीं बनती। वो उसकी ग्राउंड में ही था तो उनकी नहीं बनती और लड़ाई हो जाती दोनों के बीच में। तो ये इकागी भी काफ़ी मेन कैरेक्टर है। अब तुम्हें आगे जाके पता चलेगा आखिर क्या है, मतलब। अब आते हैं रियल पे। अब बैटल होगी, 3 बैटल उसने पास कर ली। उस बैटल में उसकी एक बैटल इकागी के साथ भी होती है, इसलिए मैंने तुम्हें इकागी के बारे में बताया। उसकी एक बैटल इकागी के साथ भी होती है। और आगे जाके अब क्या होगा, नोरियन जो क्वालिफाई हो जाएगा और वो स्कूल वेसल के लिए, मतलब स्कूल क्लर्क करने के लिए रेडी हो जाएगा। अभी मैं तुम्हें ले चलता हूँ थोड़ा सा पीछे। तो देखो यार, शुरुआत में जब इस बैटल से पहले नोरियन जो है वो बैटल से पहले वो एक टास्क पे जाता है, जो टास्क कुछ खास नहीं था। और यूँ मान लो ये टास्क था उसकी अभी जो हिस्ट्री बताई थी ना, उसके बाद का ये टास्क है। और टास्क में क्या होता है कि ऐसा एक क्लीचर होता है और उसको मार के नोरियन को ना स्टोन लेना पड़ता है उससे। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि क्लीचर को मारने के बाद स्टोन मिल जाता है उसको, तो ऐसा ही एक टास्क था कि उसको वहाँ जाना है और वहाँ पे क्लीचर होगा, उस क्लीचर को मारने के बाद उसको स्टोन मिलेगा। अब देखो इसमें ना काफ़ी रेयर जो एक सीन क्रिएट होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो जब नोरियन उसके पास पहुँच जाता है ना, तो नोरियन के पास कुछ भी मतलब वो ट्रेनिंग में बिल्कुल ही मतलब उसको कुछ नहीं आता था। एंड मतलब बेसिक ट्रेनिंग आती थी, निंजा स्टार फेंकना वगैरह वगैरह, ऐसे भागना कूदना, उसको बेसिक निंजा टेक्निक आती थी। उसके बलबूते पर ही उसको टास्क पे भेजा गया। एंड फिर जब वो लड़ना स्टार्ट किया उससे, तो वो बहुत बुरी तरीके से पिट रहा था नोरियन, और काफ़ी ज़्यादा घायल भी हो गया था। एंड उसके बाद जब नोरियन उस पर अटैक भी करता है तो वो उसका अटैक का पलट वार कर देता है, उसको वार उस पर वो पलट वार कर देता है।
और एक सीन क्रिएट होता है जिसमें ना जो क्रीचर है वो अपने हाथ को ना शॉर्ड की जो शॉर्ड की शेप होती है उसमें कन्वर्ट कर लेता है और उससे नोरिन पे वार करता है और नोरिन जमीन पे गिरता है। एंड तभी लेजेंडरी एंट्री होती है, वो होती है अराशी की। और वो ना अराशी आते ही उसको ना सिर्फ अपनी 2 उंगली से रोक देता है और उंगली से रोकने के बाद वो सॉर्ड में अपनी उंगलियों से सिर्फ उंगलियों से ही जो है एक फायर एनर्जी जो है वो ट्रांसफर करता है और वो पूरी सॉर्ड जो है लावा की तरह लाल हो जाती है और जो क्लीचर है वो भाप बन के उड़ जाता है और अराची से बताता है कि तुम मेरे स्टूडेंट हो और अच्छा नहीं लगेगा कि अगर लोगों को सुनाई दिया कि अगर ये पहले टास्क में मारा गया इसलिए उसे बचाने वो आया। और उसके बाद क्या होता है कि उसको स्टोन मिल जाता है नोरेन को, लेकिन अराशी बताता है कि ये स्टोन इतना खास भी नहीं है। तब क्या करता है कि नोरेन जो है उस स्टोन को अराशी को ही देता है कि तुम ही रखो इसको, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं डायरेक्ट बैटल के टाइम पर। अब नोरेन जो है उसको 3 बैटल पार करनी थी, उसमें से एक बैटल उसकी एक अपोनेंट के साथ होती है, दूसरी बैटल उसकी इकागी के साथ होती है, तीसरी बैटल होती है उसकी एक खास बैटल। अब वो तीनों बैटल में जो है पास हो जाता है एंड वो निंजा के लिए क्वालिफाई हो जाता है, ठीक है। निंजा के क्वालिफाई होने के बाद अब उसको भेजा जाएगा सीधा टास्क, लेकिन उससे भी पहले उसको छोटे मोटे टास्कों पर भेजा जाएगा ताकि जो है जब वो स्पोर कलेक्ट करने के टास्क पर जाए तो उसको कोई ज़्यादा दिक्कत ना आए। लेकिन अब बात करते हैं कि जब वो टास्क पर पहुंचेगा तो क्या होगा। देखो यहाँ पे फर्स्ट स्कोर की जो है स्टोरी आपको दिख जाएगी, यहाँ पे आप पॉज करके पढ़ लेना। और इसके बाद क्या होगा, जब नोरेन फर्स्ट स्क्रोल को हरा देगा उसके बाद वो सेकंड स्क्रोल को हराएगा, थर्ड स्क्रोल को हराएगा, फोर्थ स्क्रोल को हराएगा। और अब आता है ट्विस्ट, जब वो लास्ट 5वें स्क्रोल को हराने के बारे में जाएगा ना तब एक काफ़ी बड़ा ट्विस्ट खुलता है कि जो लास्ट स्क्रोल को मतलब जो कलेक्ट करने के लिए वो वहाँ पहुँचते हैं तो उनको ऊपर एक चीज़ रिवील होती है। जो 5वां विलन है, 5वां स्क्रोल वेसल है, वो और कोई नहीं अपने अराशी का डैड होता है। तो अराशी की स्टोरी भी आपको बैक स्टोरी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, आपको दिखेगी एंड आप पॉज करके पढ़ सकते हो इसको। तो वो विलन जो होता है, यूँ मान लो सिंपल कि अराशी के पिताजी ने डैड ने स्क्रोल, वो बिग स्क्रोल को उन्होंने ही चुराया था, रिलीज कर दिया था एनर्जी को, और 5 स्क्रोल वेसल अपने आप से ढूंढे। उनका उसमें एक दोस्त भी था साचितो, और जो कि उस समय वहाँ का टाउन का जो है हेड था, उस समय था वो सब। लेकिन एक गलती हुई जो कि आपको बैक स्टोरी में दिख जाएगी एंड उसके बाद उन दोनों गांव से निकाल दिया गया। एंड उसके बाद गांव से निकालने के बाद ना जो अराशी का डैड है उन्होंने गांव में एंटर किया रात को एंड वो बिग स्क्रोल को चुरा के ले गए। एंड उसके बाद उन्होंने उसको रिलीज किया एंड उसमें से 5 स्क्रोल निकले, और 5 स्क्रोल अब अलग अलग बंदों के अंदर है जो कि अब मर गए हैं ना, लेकिन उन्होंने 5 स्क्रोल खोले एंड एनर्जी भी रिलीज हो चुकी है। तो मतलब ये एक ट्विस्ट था कि जो 5वां जो स्क्रोल है वो अराशी के फादर ही होते हैं। एक मतलब जब फाइट होती है 5वें स्क्रोल के लिए अराशी और उसके पापा और नोरेन के बीच में, तब जब फाइट में आपको पता है कि अराशी एक सूरिकेन है, सूरिकेन के बाद आपका रूल बता दिया था मैंने, उसका बोनस पॉइंट क्या है उसके पास, वही पॉइंट उसके पापा के पास भी है। यानी कि अराशी ही अराशी के पापा को मार सकता है और अराशी के पापा ही अराशी को ही मार सकते हैं। लेकिन तब जब फाइट के बीच में अचानक से अराशी का एक बार उसके पिताजी को लग जाता है, और उसके डैड थोड़ा सा मतलब होता है ना कि अगर एक बार लग जाता है, और फिर उसके बाद क्या होता है कि ओरुका के यानी कि जो अपने डैड हैं अराशी के, उनके पीठ पर एक वार होता है जो कि होता है साचितो का। हाँ, ये उसी का वार होता है, साचितो जो कि उनका पक्का दोस्त था उस समय। लेकिन कहानी में बैक स्टोरी में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उनको अभी इस पे वार करना पड़ा, और ये उसका प्लान भी था कि अराशी और उसका बाप लड़ेंगे, तब जाके एक इनमें से एक मरेगा, उसके बाद दूसरे को खुद मार देगा। प्लान था दोनों को मारने का। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, इस यहाँ तक आते आते ना जब नोरेन फर्स्ट स्क्रोल, अभी तो थोड़ा तुम्हें पीछे ले जाता हूँ, जब नोरेन फर्स्ट स्क्रोल जो है टास्क पे जाएगा, उसको हराएगा ना, तो उसकी फाइट को एनालाइज कर लेता है, उसकी फाइट को देखता है इकागी। अब इकागी भी फैसला करता है कि वो भी अराशी की टीम में आएगा, क्योंकि उसका भी एक गोल होता है। अब यहाँ पे से चलते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करते हैं अभी के टाइम पे, मतलब जब फाइट चल रही है 5th स्क्रोल के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब अराशी की टीम में 3 बंदे हैं, पहला तो खुद अराशी, दूसरा नोरेन और तीसरा इकागी। अब रिवील होता है कि जो साचितो है वो ऑलरेडी किसका पिताजी है, मतलब किसका पापा है, किसका डैड है, वो है इकागी का पापा। और ऐसा इसलिए क्योंकि बैक स्टोरी में क्या हुआ था कि साचितो एंड उसकी वाइफ थी, उसकी वाइफ जो है हाफ शूरिकेन थी, इसीलिए जो इकागी है वो भी हाफ शूरिकेन है। वो चाहे तो अराशी को मार भी सकता है, लेकिन उसने ये जानते हुए भी कि अराशी ने मेरे बाद में मेरे डैड को मार दिया, वो उसने नहीं बोला। और फिर एपिसोड में जब आगे बढ़ते हैं और 5th स्क्रोल की फाइट के बाद भाई जब उसको कलेक्ट कर लेते हैं, तब उसको लाया जाता है इन निन विलेज या निंजा विलेज में,
और उसको जोड़ दिया जाता है और एक बिग स्क्रोल बनता है। अब लास्ट टास्क बचता है नोरिन का कि वो अब एनर्जी को कैद करे। अब देखो यहाँ पे मैं तुम्हें ना एक चीज बताता हूँ कि हर वेसल को स्क्रोल को कलेक्ट करने के बीच में एक दो टास्क होंगे जिससे कहानी में और इंटरेस्ट आएगा एंड कहानी में सस्पेंस भी बढ़ेगा। एक दो टास्क आएंगे या फिर कुछ सिचुएशन क्रिएट होगी एंड उसके बाद जब वो 5 स्क्रोल कलेक्ट करके उसको बिग स्क्रोल में बदल देते हैं। अब लास्ट टास्क बचता है एनर्जी को कैद करना। अब इसके लिए क्या होता है तो मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। तुम्हें याद है मैंने बताया था कि हेड के 3 स्टूडेंट थे, अराशी, इंडो एंड एक बच्चा। अब देखो हुआ ये कि उस बच्चे का जो पिताजी था, उस बच्चे का जो डैड था और हेड थे, वो आपस में दुश्मन थे। और जब हेड को ये बात पता नहीं थी कि जो मेरा स्टूडेंट है उसका जो बाप है वो मेरा दुश्मन है, तब उसको पता चला, हेड को पता चला। तो हेड ने इंडो की सहायता ली। हेड ने इंडो से बोला कि हम दोनों को मिलके ही इसके पिताजी को मारना पड़ेगा क्योंकि वो खतरा था, एक टाइप से वो खतरा था। तब इंडो ने और हेड ने मिलके उस बंदे के पापा को मार दिया। अब इसीलिए मैंने तुम्हें बताया था कि इंडो का पर्सनल रीजन है कि वो विलेज से बाहर रहता है, इसीलिए उसका यही रीजन था। क्योंकि उसके बाद जो है वो बच्चा उन दोनों से नफरत करने लग गया, वो विलेज से बाहर